हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे घर्षण के बारे में। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी के साइंस के सीरीज में 8 क्लास के आज 12th चैप्टर को पढ़ेंगे और देखते हैं कि घर्षण क्या है, यानी कि फ्रिक्शन क्या है। हम घर्षण को किस प्रकार से यह हमारे लिए लाभदायक है, किस प्रकार से यह हमारे लिए हानिकारक है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि घर्षण है क्या आखिर और यह कितने तरह का होता है। तो चलिए और हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ इसमें सीख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है, आपने इन सभी चीज़ों को सोचा है कि जब आप साइकिल चला रहे होते हैं, ठीक है, उस समय क्या होता है कि जब आप पैडल लगाना बंद कर देते हैं, पैडल मारना बंद कर देते हैं, तो वह क्या होता है, साइकिल आपकी रुकने लगती है। ठीक है, वो क्यों होता है। अब हम यह देखते हैं कि ब्रेक लगाते हैं तो वो एकाएक रुक क्यों जाती है। और देखते हैं कि जो और भी वाहन हैं, जो हम उनको गति में देखते हैं और एकाएक वो रुकते हुए, यानी कि उनका इंजन जैसे ही बंद होता है, अगर आप उनको ब्रेक नहीं भी लगाते और इंजन बंद कर देते तो वो धीरे 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 रुक क्यों जाते हैं। जब एक बल्लेबाज बॉल को हिट करता है, ठीक है, उस समय क्या होता है कि वो बॉल अगर क्षेत्ररक्षक उसको ना भी रोके तो वो धीरे 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 क्यों रुक जाती है और शून्य की स्थिति में आ जाती है, यानी कि उसकी गति शून्य हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है घर्षण के कारण। इसका जो रीजन है वह घर्षण है, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन है। और यह क्या होता है कि हर पिंड पर लगता रहता है। आप जब भी वो गति की अवस्था में होगी तो उस पर लगता है घर्षण। और हम यह देखते हैं कि यह घर्षण जो है, यानी कि फ्रिक्शन जो है, एक प्रकार का ऐसा बल है, ठीक है। यह जो घर्षण फोर्स है, यानी कि फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वह यह इस तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि यह वह बल है जो गति का विरोध करता है, ठीक है। और सीधा आप यह कह सकते हैं कि यह गति के दिशा के विपरीत कार्य करता है, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं, ठीक है। केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो कि किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही हो, ठीक है, यानी कि वह टच में होनी चाहिए, किसी भी वस्तु के टच में होनी चाहिए, उसके संपर्क में होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही हो, उस स्थिति में मंद हो जाती है, ठीक है। केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में भी मंद हो जाती है वह। जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया गया है, ठीक है, उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, फिर भी अंततः क्या होता है, वह रुक जाती है। वो वैसे ही आप समझ सकते हैं, जो बॉल है या आप गाड़ी है और साइकिल है, इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ये सभी हमारे जो जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं, ठीक है, जिनसे हम घर्षण को समझ सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जब स्लाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे उदाहरण के द्वारा यह दिखाया गया है, समझाया गया है कि जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वह गिर पड़ता है, ठीक है। यानी कि आप संभल के चल रहे होते हैं, जैसे ही आपका पैर केले के छिलके पर पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है कि आप गिर पड़ते हैं, यानी कि आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। किस कारण से बैलेंस बिगड़ता है, तो वह फ्रिक्शन के कारण बैलेंस बिगड़ता है। यानी कि जब यह सतह है तो इस सतह का जो फ्रिक्शन होता है अधिक होता है, और जैसे ही पैर आपका केले के छिलके पर पड़ता है तो सारा फ्रिक्शन जो है लगभग समाप्त हो जाता है और आप गिर पड़ते हैं, यानी कि आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। लेकिन फिर आप रुकते हैं, जैसे ही आप गिरते हैं तो रुक जाते हैं। अब यह भी एक, वहाँ भी फ्रिक्शन लगता है, यानी कि यह जो आपके कमर का पोर्शन है, वह जैसे ही आप ज़मीन पे गिरते हैं या अपने शरीर का कोई भी हिस्सा आपके ज़मीन पर जब टिकता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन कार्य करने लगता है और आप रुक जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रिक्शन को समझ सकते हैं। ये स्लाइड कर रहे हैं आप बुक को किसी मेज पर, ठीक है, इस पर भी फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ता है इसको खिसकाने के लिए, ठीक है। और आप जब नहीं खिसकाएंगे, यानी कि आप इसको खिसका के या धक्का देकर छोड़ देते हैं, तो कुछ दूर के बाद, कुछ देर के बाद ये क्या होता है, पुस्तक खुद रुक जाएगी, ठीक है, किताब खुद वहीं पे स्थिर हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि इस तरीके से तो हमारे जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने देखा है कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। हमने पहले ही देखा है, पहले ही मैंने बताया है कि क्या होता है, यह घर्षण जो होता है वह गति के, यानी कि जो जिस दिशा में वस्तु गति कर रही होती है उसके विपरीत यह कार्य करता है, ठीक है। यानी कि यह पूरब
आप किसी भी वस्तु को ले जा रहे हैं, आपको डायरेक्शन जो है आपका पूरब की तरफ है, तो वह जो घर्षण बल है वह किधर लगेगा, पश्चिम की तरफ लगेगा। यदि आप दाएं ले जा रहे हैं तो घर्षण बल बाएं की तरफ कार्य करता है, और बाएं ले जाते हैं तो घर्षण बल दाएं की तरफ कार्य करता है, यानी कि विपरीत कार्य करता है। आप किसी भी दिशा में ले जाएं वह हमेशा गति के विपरीत कार्य करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थिति में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। जब भी आप बल लगाते हैं उसका वह क्या करता है, विरोध करता है। अब घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी कि जो घर्षण को प्रभावित करते हैं फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, जो क्या क्या किस तरह के जो फैक्टर हैं वो इसको इफेक्ट करते हैं और इस पर प्रभाव डालते हैं। तो हम यह देखते हैं कि किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए और क्या कीजिए, इसको कमानीदार तुला, यह जो तुला है कमानीदार तुला, उसके ऊपर क्या कर दीजिए, इसको खींचिए, कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। अब इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठ के बीच लगता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको वो बल प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आपको लेना है और देखना है, करके देखना है। अब हम यही देखते हैं कि अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए, ठीक है। ईंट पर क्या कीजिए, अब उसके चारों तरफ पॉलीथीन का टुकड़ा लपेट दीजिए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला की पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या पाया? तो इस प्रकार से आप जब एक सिर्फ ईंट को घसीटते हैं, यानी कि और कमानीदार तुला को इस तरह से इस डायरेक्शन में ले जाते हैं इससे बांध करके, तो क्या होता है कि इसका सतह रुखड़ा होता है, ठीक है। यानी कि जो ईंट होता है वह थोड़ा बहुत रुखड़ा होता है, तो उस पे क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, यानी कि इसका इस कमानीदार तुला का पाठ्यांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही आप इसके ऊपर यानी कि ईंट के ऊपर पॉलीथीन लगा देते हैं तो क्या होता है, पॉलीथीन चिकना होता है। अब उससे क्या होता है कि इसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। यानी आप इस बात से अब इस बात को जान गए होंगे कि इसका सतह का जो चिकनापन है वह बढ़ा करके, इसके सरफेस का चिकनापन है वह बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। यानी कि ये सभी जो फैक्टर हैं क्या है, यानी कि आप इस पर अगर कोई स्नेहक लगा देते हैं या कोई आप इसके ऊपर जो फिसलनदार वस्तु लगा देते हैं तो इसका क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। अब कमानीदार तुला को देखते हैं। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है कि उस वस्तु पर कितना बल लग रहा है, ठीक है। अब इसमें एक कुंडलित कमानी होते हैं जिसमें बल लगाने पर प्रसार होता है। कमानी जो इनका कुंडलित कमानी होता है उसमें बल लगाने पर क्या होता है, उसका प्रसार होता है, उसका फैलाव होता है। अब कमानी के इस प्रकार के माप इसके आंशिक पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है, ठीक है। अब पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। इसका जो पाठ्यांक होता है, यानी कि जो ये आप देख रहे हैं पाठ्यांक, इसी से क्या होता है, इसको मापा जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे आप चिकनाई बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि उसको फिसलनदार बनाते हैं आप, तो ये क्या होता है, ज़्यादा आपको बल नहीं लगाना पड़ता इसके ऊपर। तो इस प्रकार से ये सभी जो कारक हैं ये फ्रिक्शन को घटाने और बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है, ठीक है। यानी कि जो अनियमितताएं हैं, रुखड़ी हैं, तो उसके कारण ये पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं, यानी कि वो रफ होता है, ठीक है। जैसे आपको लगेगा कि ये पूरा चिकनी है, ये वस्तु पूरी चिकनी है, लेकिन क्या होता है उसमें भी अनियमितताएं होती हैं, उनमें भी छोटे छोटे डॉट होते हैं, ठीक है। अब दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। ये जो अनियमितताएं होती हैं माने डॉट जो होती हैं वो एक दूसरे के बीच धंस जाती हैं, एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतः बंधन यानी कि जो इंटरलॉकिंग होता है पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। आप देखेंगे कि जब खुरदरे जो होते हैं वह सतह एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अब उससे पार पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, और यही बल क्या होता है, घर्षण होता है।
तो अब हम क्या देखते हैं कि खुरदरे पृष्ठ पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं, अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो क्या होगा, घर्षण बल अधिक होगा, यानी रुखड़ा होगा तो घर्षण बल अधिक होगा, और इसकी आप चिकनाई बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका क्या यही फैक्टर होता है। अब हम क्या देखते हैं कि हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण घर्षण होता है। ठीक है, इंटरलॉकिंग के कारण क्या होता है, घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। यह भी स्पष्ट है कि जब अनियमितताएं होती हैं तो उनको आप जितना दबाएंगे, ठीक है, उससे क्या होगा कि स्पष्ट है कि यदि आप पृष्ठ को बलपूर्वक दबाएंगे यानी कि उस पर बल लगाएंगे तो घर्षण बल में भी वृद्धि हो जाएगी, यानी आपको उसको खींचने के लिए या धक्का देने के लिए ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या है कि बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है। यह जो व्यक्ति हैं, यह जो कार्य कर रहे हैं, यानी कि इस फर्श के बीच में और ये जो बॉक्स है इसके बीच में क्या है कि बहुत सारे डॉट्स होंगे। ठीक है, अब ये तो आप कर सकते हैं, इसका जो घर्षण बल है आप कब कम कर सकते हैं, या तो आप इस जो बॉक्स है इसके सतह को चिकना कर दें, या इस जो ये जो सरफेस है इसको चिकना कर दें, या इन दोनों को चिकना कर दें। ठीक है, तो भी जो क्या होता है कि चिकनी वस्तुओं में भी आपने ऊपर पढ़ा है कि उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं जो सूक्ष्म होती हैं, तो जितनी सूक्ष्म होती हैं उन पर घर्षण बल उतना ही कम कार्य करता है। ठीक है, और जितनी ही रुक्ष होंगी उन पर क्या होगा, घर्षण बल उतना ही अधिक कार्य करेगा। अब हम क्या देखते हैं कि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ, आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई रुकी हुई वस्तु है, अब को विराम की गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, यानी कि वह वस्तु तो विराम की स्थिति में है। ठीक है, अब उस पर क्या करते हैं, आप बल लगा करके उसको आगे ले जाने का या धक्का देने का कोशिश कर रहे हैं, धक्का देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील कर रखने के लिए आवश्यक बल क्या होता है, उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। ठीक है, यानी कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, सर्पी घर्षण वह होती है, उसकी माप होती है। अब हम क्या देखते हैं, जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदु को बांध सके। ठीक है, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम हो जाता है। अब हम यह देखते हैं कि जब आप गति करा रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि आपको किसी भी वस्तु को फ्रिक्शन करने के लिए, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स उस पर लगने के लिए क्या चाहिए, वो उसकी गति कम रहेगी तो उस पर क्या होगा, वह ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसके जो डॉट्स हैं, उसकी जो अनियमितताएं हैं वह सरफेस के संपर्क में ज़्यादा देर तक रहती हैं। अब उसकी आप गति बढ़ा देंगे तो उससे उसका संपर्क क्या होता है, तेज हो जाता है, जिसके कारण वह कम लगती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। ठीक है, यह आप देख लेंगे, समझ गए होंगे। किसी बॉक्स को, यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा, ठीक है, जब आप उसको मतलब धक्का देना शुरू करते हैं, ठीक है, उसके अपेक्षा क्या होगा, जब पहले से कोई वस्तु, कोई बॉक्स जो है वह गतिमान है, वो क्या होगा, उसको धक्का देना, उसको गति में बनाए रखना सरल होता है, यानी कि आसान होता है। ठीक है, यानी कि कोई रुकी हुई वस्तु है उसको आप खींचेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई वस्तु गतिमान है, ठीक है, उसको आपको खींचना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपका फोर्स कम लगता है। अब हम देखते हैं कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। ठीक है, घर्षण जो है, फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल। अब हम क्या देखते हैं कि यह तो क्या है, हानिकारक है हमारे लिए, लेकिन अनिवार्य भी है। अगर ये नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, अपने जीवन का, मैं बता दूं कि हम कल्पना नहीं कर सकते घर्षण के बिना। तो घर्षण हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी हम चल नहीं पाएंगे, ठीक है, घूम नहीं पाएंगे, कोई वस्तु एक जगह पर टिकी नहीं रह पाएगी। ये सारा क्या होता है, घर्षण के कारण ही होता है। कोई कार चल रही है तो वह चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये हम अपने, जैसे खाना है, आप खा रहे हैं
तो उसमें क्या होगा, थाली रुकेगी नहीं आपकी, प्लेट आप उसको एक जगह पकड़ के रख नहीं पाएंगे, तुरंत सरक जाएगा वो। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे लिए अनिवार्य है, लेकिन क्या है, यह हानिकारक भी है। कैसे हानिकारक है, इसको हम देखते हैं। अब आपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, कुछ अपने अनुभव को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हाड़ी में से किसे पकड़े रखना आसान है। आप यह ध्यान दीजिए कि आपको दो वस्तुएं पकड़ने को दी जाती हैं। एक तो दी जाती है कांच का ग्लास और दूसरा है कुल्हाड़ी। तो आप किसको पकड़ने में आपको आसानी होगी, तो आप आसानी होगी आपको कुल्हाड़ी को पकड़ने में, ठीक है। क्योंकि वह क्या होता है, उसका जो सरफेस होता है वह रुखड़ा होता है और उस पर आपको जो आपका फ्रिक्शन है वह ज़्यादा लगता है, घर्षण बल है वो ज़्यादा लगता है। यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए ग्लास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि चिकने सरफेस पे भी क्या होता है, घर्षण लगता है, घर्षण बल लगता है, बस थोड़ा कम लगता है, ठीक है। तो यह देखेंगे हम। अब क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? आपको यह बातें समझ में आ चुकी होंगी कि बिना घर्षण के आप चल नहीं सकते। यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं। यह भी बात एक सत्य है कि जब तक घर्षण नहीं रहेगा, यानी कि आपके कॉपी और पेन के बीच में घर्षण नहीं कार्य करेगा, तो आप क्या करेंगे, लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। अब जब आपके शिक्षक चौक से श्याम पट पर लिखते हैं तो श्याम पट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक की कुछ कणों को क्या करता है, उतार देता है। ये भी क्रिया जो है वो, ये भी जो आप उदाहरण देख रहे हैं, यह घर्षण के ही कारण होता है। अब घर्षण के कारण दीवार में कील गाड़ी जाती है, गड़ जाती है, ठीक है। यानी कि घर्षण ना रहे तो यह बार बार क्या होगा, फिसल जाएगा। और यदि आप इस पर चोट कर रहे हैं तो ये चोट स्थिर नहीं होगा, ये चोट भी उस पर घर्षण के कारण ही होता है। और दीवार पे जो कील चोट करता है वह भी घर्षण के कारण ही होता है। तो आप इसके बिना नहीं सोच सकते कि हाँ, हमारा जो जीवन है वह चल पाएगा। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न हो तो उन वाहनों की गति को क्या कर सकते हैं, न तो गति आरंभ की जा सकती है, न ही उन्हें रोका जा सकता है। यानी कि जब उस पर घर्षण लगेगा ही नहीं, उस पर फ्रिक्शन कार्य ही नहीं करेगा, तो वो चल ही नहीं पाएगी कोई भी कार, ठीक है। और ना ही वो रुकेगी, ठीक है। और ना ही उसकी दिशा परिवर्तित की जा सकती है, उसके डायरेक्शन को भी बदला नहीं जा सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी, ठीक है। यदि घर्षण न हो, यदि घर्षण नहीं हो तो कोई वस्तु यदि गति कर रही है तो वह गति की ही अवस्था में रहेगी। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था। यह आप देख सकते हैं, यह बातें सत्य हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि घर्षण के कारण जूते के तले घिस जाते हैं। ये घर्षण के कारण ही क्या होते हैं, जूते के जो तल होते हैं वो घिस जाते हैं, ये हम जानते हैं। अब क्या होता है कि इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। इसके अतिरिक्त घर्षण हानिकारक कैसे है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेंच, बॉल बेयरिंग अथवा जूते के सोल ही क्यों न हो। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की जो घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखते हैं, वह भी क्या होता है, घर्षण के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है घर्षण के कारण होता है। घर्षण यानी कि लाभदायक भी है, कार को रोकता है तो उसके टायर को वह नष्ट भी करता है, क्षय भी करता है धीरे धीरे। तो इस प्रकार से क्या होता है, घर्षण हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, लेकिन लाभदायक ज़्यादा है। यदि वो ना रहे तो फिर हमारे लिए और ज़्यादा हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। ये तो देख रहे हैं कि हम नए जूते ले लेंगे, ठीक है, और टायर बदलवा लेंगे गाड़ियों की, लेकिन वो नहीं रहे तो हम गाड़ी का यूज ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमारा जीवन क्या होगा, सरल नहीं रहेगा, बहुत दुष्कर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि घर्षण द्वारा ही क्या करते हैं आप, ये हाथों को रगड़ने पर गर्मी का अनुभव होता है। जब हाथों को रगड़ते हैं तो यह फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, गर्मी देता है आपको, ठीक है। यहाँ आप हाथों को रगड़ते हुए देख रहे हैं तो यह फ्रिक्शन के कारण। और यदि माचिस जलाते हैं आप तो उसमें भी घर्षण बल कार्य करता है। नहीं घर्षण रहेगा तो यह माचिस को आप जला नहीं पाएंगे, इससे आग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ठीक है। यह क्या होता है कि अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो
तो ये आपको कुछ फ़ायदा देता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह भी है। ठीक है, अब घर्षण बढ़ाना तथा घटाना, घर्षण को आप कैसे बढ़ा सकते हैं और घर्षण को आप कैसे घटा सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो देखते हैं कि हम पिछले अनुभाग में आपने देखा कि परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? ठीक है, यानी कि जो आपके जूतों की तली जो है वो खांचेदार क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ाना है। ठीक है, अब खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय क्या होता है, सुरक्षित रहते हैं, चलते हैं और चलते समय सुरक्षित भी रहते हैं। ये आप टायरों में जो देखते हैं, यह भी क्यों किए जाते हैं? घर्षण को बढ़ाने के लिए ही किए जाते हैं कि जब भी वो टायर को चलना हो, गाड़ी को चलना हो या ब्रेक लगाना हो तो यह चल सके, और जब ब्रेक लगाना हो तो रुक सके। इस प्रकार ये होता है। अब क्या देखते हैं हम कि स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैड का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। यह भी घर्षण में वृद्धि करने का एक तरीका है। अब हम क्या देखते हैं कि आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथ पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे क्या कर सकें, अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सकें। ठीक है, व्यायामी यानी कि जिम्नास्ट जो होते हैं अपने हाथ पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सके, यानी कि वो जो होल्ड है उसको ज़बरदस्त तरीके से बना सके। अब यद्यपि कुछ अन्य परिस्थिति, अब ये सभी चीज़ें जो हैं, जैसे रुक्षांश पदार्थ कोई लगा रहे हैं या आप जो सोल है उसको खांचेदार बना रहे हैं, ये क्या है? यह घर्षण के बढ़ाने का तरीका है। ठीक है, यानी कि आप घर्षण को बढ़ा रहे हैं ये इन सभी चीज़ों को करके। अब हम देखते हैं कि यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है। ठीक है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे, हम उसे क्या करते हैं, कम करना चाहेंगे। अब क्या होता है कि जब आपको ज़रूरत है तभी घर्षण चाहिए आपको, जैसे मान लेते हैं जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पे आप कैसे उसको कम करेंगे, ये बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। क्या होता है कि कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? ठीक है, क्योंकि घर्षण को आप कम कर सकें। अब आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाजों के कब्जों यानी कि जो चूल्हे होते हैं, चूल्हों में तेल की बूंद डालते हैं, तेल की क्या करते हैं, कुछ बूंद डालते हैं तो दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है, यानी कि वहाँ आप क्या करते हैं, इसका फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं तेल डाल करके। अब साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक यानी कि मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के ग्रीज क्या लगाते हैं, इनके बीच में ग्रीज लगाते हैं। अब उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि करके घर्षण को कम करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ चीज़ें करके इसमें कुछ किसी न किसी चीज़ का प्रयोग करके, जैसे आप स्नेहक का प्रयोग कर लें, ठीक है, और उसके बाद आप इसमें ग्रीस लगा लें या उसमें क्या करें, आप कोई तेल डाल दें, तो उससे क्या होता है, आप उसके घर्षण को कम कर रहे हैं। ठीक है, और जो उसकी दक्षता है उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब यही बातें इसमें कम करने वाली थी। घर्षण कम करने के लिए पदार्थों को स्नेहक करते हैं। ठीक है, यानी कि इस पर आप ग्रीस वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, कोई लुब्रिकेंट लगा देते हैं तो वह क्या होता है, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट लगा देते हैं तो घर्षण वहाँ कम हो जाता है। अब कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। क्या की जाती है, इसका उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। आप इस तरीके से जो सतह है, चिकनी सतह है, फिर आप चिकनाई बढ़ा रहे हैं इसमें, इस तरीके से दिखाया गया है स्नेहक का प्रयोग करके। स्नेहक का क्या प्रभाव होता है, ठीक है, इस प्रकार से स्नेहक क्या करता है, तो उसके सतह को चिकना बना देता है और घर्षण को कम कर देता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि पहिए घर्षण कम करते हैं। पहिए क्या है, घर्षण कम कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी व्हील है वह रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन का, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। तो अब हम क्या देखते हैं कि आपने अटैची तथा अन्य भारी सामानों, ठीक है, जो भी आप अटैची वगैरह देखते हैं, जो अभी ट्रॉली बैग वगैरह आते हैं, उनसे क्या होता है, वो उसका फ्रिक्शन कम कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें जब आप किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो क्या होता है, उस गति का विरोध करता है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के विरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, लोटनिक घर्षण कहते हैं, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि
लोटन घर्षण कम कर देती है, जो जैसे लुढ़कता होगा, ठीक है, कोई भी वस्तु लोटन करता हुआ तो यह घर्षण को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यानी कि देखिए क्या होता है कि लोटन कर रहे हैं आप, तो ये गोल सरफेस क्या है, गोल जो पहिया है इसका, ये लोटन कर रहा है, तो इसका सिर्फ यही भाग यानी कि यह पोर्शन ही क्या है, उस सरफेस के संपर्क में है, तो लाजमी है कि यहाँ पर फ्रिक्शन कम लगेगा, ठीक है। ये केवल यही सरफेस क्या करता है, इसके संपर्क में रहता है, सरफेस के संपर्क में रहता है। तो यहाँ क्या होता है कि लोटनिक घर्षण में यानी कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वह क्या करता है, घर्षण को, उस पर घर्षण क्या होता है, बहुत कम लगता है, घर्षण बल बहुत कम लगता है। अब जो आप सरकाते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है, यानी कि जब आप स्लाइड करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, वह ज़्यादा लगता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे पूरी किताब है, ठीक है, पूरी किताब है, तो पूरी किताब को आपको किसी मेज पर क्या करना है, सरकाना है, ठीक है, तो वह पूरा किताब यानी कि इतना सारा जो भाग है उसका पूरा उस सरफेस के संपर्क में है, तो उस पर क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, फ्रिक्शन बल ज़्यादा लगता है। अब इसमें क्या है कि इस स्थिति में केवल पहिए का एक छोटा सा भाग ही सरफेस के संपर्क में रहता है, इसलिए इस पर क्या होता है कि फ्रिक्शन बल कम लगता है। यानी कि जो लोटनिक घर्षण है वह उस पर सबसे कम बल लगता है, ठीक है। अब हम यह सरकाने का देख लिए, यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। यानी कि जो ट्रॉली होता है उसको खींचना, आपको इस तरीके के जो भी वस्तु होते हैं जिनमें ये इस तरीके से पहिए लगे होते हैं, उनको खींचना ज़्यादा आसान होता है, यह आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्यों लोटनिक घर्षण में क्या होता है, सर्पी घर्षण से कम लगता है, आप इसको समझ गए होंगे, इस पूरी परिस्थिति को आप समझ गए होंगे। तो अब हम यह देखते हैं कि तरल घर्षण क्या है, यानी कि जो आप ये फ्लूइड फ्रिक्शन है वह क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है, ठीक है। विज्ञान में क्या किया गया है, गैस को तथा द्रव को एक ही नाम दिया गया है, तरल। अतः हम क्या करते हैं, कह सकते हैं कि तरल इनमें होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगता है, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि इनसे होकर भी जो वस्तुएं गुजरती हैं, जो वस्तुएं गति करती हैं, उन पर भी घर्षण बल लगता है। हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये लगाते हैं। और तरलों द्वारा लगाए गए बल को कर्षण बल भी कहा जाता है। यानी कि आप इनको ट्रैक्शन कह सकते हैं, ड्रैग कह सकते हैं, इन पर क्या होता है, कर्षण बल भी लगता है, इनको हम कर्षण बल कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि किसी तरल पर लगने वाला बल क्या होता है, घर्षण बल, उसकी तरल की अपेक्षा गति पर निर्भर करता है, उसके सापेक्ष गति पर यह निर्भर करता है। जब किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। वस्तु की प्रकृति और जो वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर यह क्या करता है, निर्भर करता है। अब स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि जब वस्तु किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उस पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है, ठीक है। अब इसी प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है, घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। मतलब इनको मिनिमम करने का प्रयास किया जाता है। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये विशेष देते हैं आकृति, जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो उसको हवा में उड़ाना है या पानी में चलाना है तो उसको विशेष आकृति दी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, तो यह हवाई जहाज है, यह उड़ रहा है, तो यह आकृति इनको कहाँ से मिली, तो वैज्ञानिकों को सहायता मिली चिड़िया को देख करके। इन्होंने क्या किया, हवाई जहाज को तैयार करने का एक काल्पनिक रूपरेखा तैयार किया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनका जो हवाई जहाज को आप देखते होंगे तो ये चिड़िया के सदृश होते हैं और इनको पूरा चिड़िया के समान बनाया जाता है। और इनको जो मिलती है ऐसी, जैसे हवा में, हवा भी क्या करती है, हवा भी गैस है, तो यह भी गति का विरोध करेगा, यानी कि उसमें भी घर्षण होता है, घर्षण बल होता है, तो वह क्या करता है कि गति का विरोध करता है। तो यहाँ पे इसीलिए इनको क्या बनाया जाता है, चिड़िया के समान बनाया जाता है, ताकि आगे का
इनका ऐसा बनावट हो कि उस पर क्या हो, घर्षण बल कम लगे। ऐसे ही जहाज़ों का होता है, नावों का होता है, तो वो धारा रेखीय इनका शरीर होता है। मछलियों का धारा रेखीय स्ट्रीमलाइनर इनका पूरा बॉडी होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि नावों और पानी के जो जहाज़ होते हैं उनको उसी की तरह बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे किस तरह से मिलते हैं, इनको वायुयान और जो भी ये सामान आप बनाते हैं पानी में चलने वाले या उड़ने वाले हवा में, उनको यहीं से पूरी प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसके पूरे सारांश को कि किस तरीके से दिया हुआ है। अब घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, घर्षण क्या करता है, दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष जो गति होता है उसका विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है, दोनों सरफेस पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की आकृति पर निर्भर करता है, उसकी आकृति पर निर्भर करता है। यदि क्या होता है कि दिए गए पृष्ठ के युगल यानी कि जो जोड़े के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है, कितने वो फिसलनदार हैं। ठीक है, उस पर निर्भर करता है। अब घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि स्थैतिक घर्षण घर्षण जो होता है तब तक कार्य करना आरंभ करता है, तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। यानी कि स्थैतिक जो घर्षण होता है, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वह तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक उस पर क्या करेंगे, धक्का नहीं लगाएंगे और विराम से उसको गति की स्थिति में नहीं लाएंगे। ये क्या होता है, स्थैतिक घर्षण होता है। अब सर्पी घर्षण होता है। ठीक है, यानी कि जो आप ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कब का कार्य करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है, यानी कि उस पर सरकती है। ठीक है, अब सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जो सर्पी घर्षण होता है वह क्या होता है, स्थैतिक घर्षण से कम होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। अब जूते की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। अब कभी कभी घर्षण अवांछनीय होता है तो हम क्या करते हैं, स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है, हम स्नेहक लगा के उसको कम करते हैं। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। लोटनिक घर्षण सर्पिक घर्षण की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, लोटनिक घर्षण यानी कि जो ये रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तरल में गति करने वाली, जो तरल होता है उसमें गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। ठीक है, यह हम जानते हैं। जो आप तरल हो या गैस हो यानी कि वायु हो, उसमें जो वस्तुएं गति करती हैं उनको एक विशेष आकृति दी जाती है ताकि उनका घर्षण बल कम हो सके। ठीक है, तो आपने बहुत ही एकाग्रता से इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।